नमस्कार साथियों, मैं नवनीत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर अरुणोदय क्लासेस पर। जैसा कि आज से हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 आज ये मेरी पहली क्लास है और प्रैक्टिस सेट पहला ही है। जैसे कि SSC GD परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ऐसे हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ऑप्शन बी है। सोडियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ऑप्शन सी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, या ये सब। जैसा कि इसमें ऑप्शन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अगर हम यहाँ सबसे पहले फॉस्फेट की बात करें कि फॉस्फेट होता क्या है, फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक फोरिक फॉस्फोरिक फास्फोरिक अम्ल और इसमें और क्या होता है, क्षार की कुछ मात्रा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फॉस्फेट क्या होता है। फॉस्फेट में कुछ फास्फोरिक एसिड और क्षार की कुछ मात्रा होती है, उससे क्या बनता है, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट बहुत छोटे छोटे अणुओं में बटा हुआ होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें कि कैल्शियम हमें किस क्या चीज़ ग्रहण करें कि जिससे हमें कैल्शियम मिले। जैसा कि पता है, एक हो गया जैसे दूध, फिर है गुड़, जिसे हम मिठाई भी बोल देते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, गुड़ या मिठाई। और अगर हम वहीं बात करें मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम के लिए अगर हमें मैग्नीशियम चाहिए हमारी बॉडी को, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या स्रोत है, तो इसके लिए है केला। केले में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, केला। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और डी है कैल्शियम फॉस्फेट। अभी हमने देखा था कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का मैं अभी बताया था हमने, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गन्ने में होता है, दूध में होता है और मिठाई में होता है। और फॉस्फेट अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको, जैसा कि फॉस्फोरिक एसिड और कुछ क्षारों की क्रियाओं से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड और कुछ क्षारों की क्रियाओं से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना। अगर हम बात करें अस्थि की, कि अस्थि क्या है, अस्थि का संगठन क्या है, अस्थि का निर्माण कैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अस्थि के निर्माण में मुख्यतः किस विटामिन का या किस प्रोटीन का उपयोग होता है। तो हम बात करेंगे कौन सा प्रोटीन यूज होता है, ओसीन। कौन सा, ओसीन प्रोटीन। वो कितने परसेंट, 38% का योगदान अस्थि का जो ढांचा होता है, उसमें 38% ओसिन प्रोटीन होता है, नंबर 1। और नंबर 2 पे बात करें, जो बचा हुआ 68% है, जो 68% में जो है कार्बनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक लवण। और इन कार्बनिक लवण में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि अभी हमने पढ़ा है, और दूसरा कौन सा होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट। दूसरा कौन सा होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि जो अस्थि है, अस्थि में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भैया, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या अस्थि में योगदान देने वाला कौन सा प्रोटीन है, तो कौन सा है, ओसीन प्रोटीन। 38%। और 68% क्या भैया, कार्बनिक लवण, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये हमें पता चल गया कि अस्थि क्या है, अस्थि का निर्माण कैसे हुआ है। अभी बात करें हम कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना कौन सी है, कंडरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, इसमें से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एरोक्लिरोसिस, ऑप्शन बी है क्वाशरकोर, नंबर सी है बावल सिंड्रोम, नंबर डी है न्यूरोलेथिरिज्म। कौन सा सही है, इसमें है क्वाशरकोर। और इसके साथ साथ एक और है मेरस्मस।
ये भी विटामिन की कमी से ही होने वाला रोग है। इसमें क्या होता, इसमें त्वचा सूखी पड़ने लगती, त्वचा सूखने लगती है, त्वचा सूखने लगती है, त्वचा सूखने लगती है। और नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इसमें जो है क्षीणता आ जाती है, क्षीणता आ जाती है। और नंबर 3 इसका क्या लक्षण है, इसमें सूजन आ जाती है, सूजन जैसा हमारे सूजन आ जाती है। तो सूजन जैसे हमारी एल्बो है, ये कोहनी है, और हमारे जो टखने हैं उन पे क्या आती है, सूजन आ जाती है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। और अगर हम यहाँ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है। प्रोटीन यहाँ से लिखते हैं प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है, क्या भैया, एक जटिल समूह है जो शरीर में, जो कि हमारे शरीर में जो भी जरूरी कार्य हैं वो सारे करता है, जो शरीर की जरूरी शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है भैया, क्वाशर-कोर ऑप्शन भी सही है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में, मछली में, दूध में या गेहूं में? बताओ किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा मछली में। किसमें पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन? मछली में। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक एनर्जी, यहाँ ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भैया किससे होती है? बसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। जो एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम यहाँ बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर में, जो हमारा यकृत है, यकृत अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्टों में टूटता है, और जो कि यहाँ ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है लीवर में। और जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायर होती है तो वही ग्लाइकोज के रूप में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम यही बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की अभी हमने बताई थी, ये क्या है प्रोटीन अगर हम अभी प्रोटीन की बात करते हैं, ये अणुओं का एक जटिल समूह है। क्या है? ये अणुओं का एक जटिल समूह है। और खनिज एवं विटामिन, अभी हम आगे देखते हैं खनिज एवं विटामिन में प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। ये यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक की, कॉपर की, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की। मतलब सबसे ज़्यादा इनमें से जो इसका जब कंपोजिशन होता है, जो इसका स्ट्रक्चर निर्माण होता है, तो उसमें इनमें से किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो हम देखते हैं इसके निर्माण में, या प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या है? सबसे पहले नंबर पे है कार्बन। और नंबर 2 है ऑक्सीजन। और नंबर 3 है क्या भैया? नंबर 3 क्या है? नाइट्रोजन। और नंबर 4 पर क्या है भैया? हाइड्रोजन। 50 से 54%
क्या पाया जाता है भाई, 50 से 54% प्रोटीन के निर्माण में कार्बन का योगदान होता है। और अगर हम वहीं बात करें कि ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत रहता है, ऑक्सीजन का रहता है 21 से 24%, 21 से 24%। और अगर हम वहीं बात करें कि नाइट्रोजन का कितना रहता है, नाइट्रोजन का रहता है 13 से 16%, 13 से 16%। और अगर यहीं हाइड्रोजन की बात करें तो इसका 7% यहाँ योगदान रहता है। और हम देख लेते हैं जिंक, कार्बन, पोटेशियम, ये नाइट्रोजन, तो भैया यहाँ दिख रहा है हमें नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा कितने प्रतिशत, 13 से 16%, 13 से 16% तक प्रोटीन के निर्माण में क्या कौन सा है, नाइट्रोजन। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है इसमें से निम्न में से, ये क्वेश्चन बेसिकली है कि हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक इनमें से कौन सा है। अगर हमें साइटोक्रोम का ना भी पता हो कि साइटोक्रोम क्या है और अगर हमें हीमोग्लोबिन का पता है तो ये यहाँ पर पूर्ण चला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा इसमें घटक पाया जाता है, जिंक, कॉपर, आयरन या मैग्नीज। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमोग्लोबिन में हीम नामक प्रोटीन पाई जाती है, हीम नामक प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अगर इसके निर्माण की बात करें, हीमोग्लोबिन का निर्माण भैया हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। और फिर ये हीमोग्लोबिन का जब इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यहीं से जो है हीमोग्लोबिन है ये किस चीज़ का निर्माण करता है, आरबीसीज का निर्माण करता है हीमोग्लोबिन, आरबीसीज का कौन निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन। और इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा घटक पाया जाता है, इसमें से कौन सा पाया जाता है भाई, आयरन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन सी। और अगर हम यही बात करें, जो हीमोग्लोबिन है जब मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है, ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या घटक पाया था, आयरन। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। अगर हम विटामिन की बात करें कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन, अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन शब्द किसने दिया, लेनिन ने। और अगर यही बात करें जो इसका अध्ययन सबसे पहले अध्ययन किसने किया, लेनिन ने किया। और फिर आगे चलकर जो विटामिन्स हैं 1942 में कौन से वैज्ञानिक थे, फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या था, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। और वैज्ञानिक फंक ने बताया था कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक बसा में घुलनशील विटामिन, बसा में। अगर हम जल वाले देखें, जल में घुलनशील विटामिन और कौन से हैं, बसा में। तो जल में कौन से हैं, जल में है बी और सी। और बसा में कौन कौन से हैं, अडैक, A, D, E और K।
ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में कौन से घुलनशील विटामिन है, बी और सी। और अभी हम बात कर रहे हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन है। थायमीन है, टोकोफेरोल है, फोलिक एसिड है, नेफ्थोक्विनिन है। ये है भैया नेफ्थोक्विनिन। ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन के। हम अगर बात करें कि जो विटामिन हैं क्या ये हमारी बॉडी में रहते हैं या फिर टॉयलेट के साथ इनका उत्सर्जन हो जाता है, तो भैया हर रोज़ हमें जैसे दाल है, सब्जी है, इनके साथ हम नए नए विटामिन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और व्यक्ति द्वारा अपने टॉयलेट के माध्यम से इसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन करा दिया जाता है। तो इसमें कौन सा है, नेफ्थोक्विनिन, एकदम ऑप्शन सही है। और अगर हम बात करें कि विटामिन जब हम लेते हैं तो क्या ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये आ जाता है क्वेश्चन, क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो भैया ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी है पका आम, ऑप्शन सी है पेठा, ऑप्शन डी है धनिया पत्ती। इस क्वेश्चन को लाने का पर्पस था कि विटामिन ए सभी को पता है कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर धनिया पत्ती ऑप्शन में है तो वरीयता धनिया पत्ती को दी जाएगी। किसे दी जाएगी, धनिया पत्ती को दी जाएगी, गाजर को नहीं दी जाएगी। अब अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है भैया, रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल। और इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, धनिया पत्ती। और अगर ऑप्शन में अगर धनिया पत्ती ना हो तो गाजर ही हमारा सही आंसर होगा। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। ये सबसे ज़्यादा किसमें होता है, विटामिन ए में। तो इसीलिए अगर गाजर और धनिया पत्ती साथ साथ ऑप्शन दिखाई देंगे तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, धनिया पत्ती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आंवला है, संतरा है, कागदी नींबू है या कमरख है। बताइए कौन सा है। इसका है विटामिन सी, कागदी नींबू। विटामिन सी, अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। और भैया इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग कौन सा होता, इसकी कमी से रोग होता है भैया स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, कागदी नींबू। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, थायमीन विटामिन B1 का नाम है। किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। और सबसे अच्छा स्रोत इसका क्या है, काजू है, अखरोट है, बादाम है या तेल है। बताओ क्या है विटामिन B1 का। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगर यहाँ बात करें कि इसका सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो भैया इसका सर्वोत्तम स्रोत है काजू। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। तो भैया सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है मक्का में। और अभी अगर इसे करंट से रिलेट करें हम मक्का को, तो जो 2023 का वर्ष है, 2023 का वर्ष क्या है भैया, 2023 का वर्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर कौन सा है भैया, मक्का का 2023। और अगर यही मक्का की बात करें कि देश को कुल जितनी उत्पादक क्षमता है उसका
कितना प्रतिशत किस किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो भैया देश की कुल उत्पादक क्षमता का 41% राजस्थान में उत्पादन होता है मक्का का। तो भैया सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मक्का का है। और 2023 में मिलेट्स ईयर कौन सा घोषित किया गया है? 2023 मिलेट्स ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? गन्ना है, दूध है, शहद है या नारंगी है? नेचुरल कौन सी है भैया? गन्ना। गन्ने में सबसे ज़्यादा सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी हो सकने वाला रोग, निकोटिनिक एसिड किसमें पाया जाता है? निकोटिनिक एसिड अगर बात करें चाय पत्ती, सॉरी भैया, चाय पत्ती में सबसे ज़्यादा निकोटिनिक एसिड किसमें पाया जाता है? चाय पत्ती में। और जो इसका सेवन ना करे तो उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी, रक्त क्षीणता। तो भैया इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। कहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है? देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था गाजर और विटामिन ए का, वहाँ जो कि हमने धनिया पत्ती सही ऑप्शन लगाया था। और अभी ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, त्वचा है, रक्त है, वृक्क है, यकृत है। सबसे पहले बात करेंगे कैरोटीन की। कैरोटीन कहाँ पाई जाती है? कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? गाजर में। कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। और अगर हम बात करें कि कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? गाजर में। और ये किस में उपस्थित रहता है? इसका संश्लेषण किस में होता है? उपस्थित रहता है या इसका संश्लेषण किस में होता है? वो वही होता है यकृत में। जो ये यकृत है, जैसे मैंने भी पहले ही बताया था कि यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्थित रखता है, जो भरकर रखता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जब भी बॉडी को हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो वही ग्लाइकोजन हमारे लिवर से ग्लाइकोज के रूप में परिवर्तित होकर आ जाता है और मनुष्य को जो है एनर्जी मिल जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? यकृत। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध किससे है? कैंसर के अंतिम चरणों से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयाघात से, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। अगर यहाँ बात करें गोल्डन आवर, तो यहाँ भैया हम बात कर रहे हैं चिकित्सा भाषा में। तो गोल्डन आवर का मतलब है कि अगर जैसे कोई, इसका ऑप्शन क्या सही है? हृदयाघात। अगर कोई हार्ट अटैक से संबंधित कोई व्यक्ति अगर अस्पताल जाता है तो जो पहले फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि पहले डॉक्यूमेंट भरना है भैया, पहले पैसे जमा करने हैं, पहले पर्चा बनना है, तो वो सब क्रिया नहीं होगी। वो सब बात के स्टेप हैं। पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले रोगी को एडमिट किया जाएगा और उसको उपचार किया जाएगा। इसका जो मोटिव है वो ये है कि कम से कम डेथ हो 0 आवर में, मतलब पहले 1 आवर में व्यक्ति का अच्छे से अच्छा हम इलाज कर सकें। तो एक मेन रूप से किसके लिए किया गया था? ये भैया हृदयाघात, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए गोल्डन आवर। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? भैया अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से भैया घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 60 ग्राम, 100 ग्राम, 80 ग्राम या 120 ग्राम? तो भैया इसका सही आंसर है 80 ग्राम। 80 मिलीग्राम पर डे जो है आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या माल्टोज है? भैया ये है फ्रक्टोज। ये क्या है? एक नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर। एक मिनट भी पानी पी लो। तो भैया ये क्या है? नेचुरल शुगर कौन सी है हमारी? इसमें फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? इंसुलिन स्त्रावित होता है किस कोशिका से? अल्फा कोशिका से, डेल्टा कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से, बीटा कोशिका से? तो इसका ऑप्शन होगा भैया सही बीटा कोशिका।
और अगर हम अब बात करें ये बीटा कोशिका किस में पाई जाती हैं, ये बीटा बीटा कोशिका, बीटा अभी इधर को लिखते हैं थोड़ा यहाँ, बीटा सेल्स है, अल्फा सेल्स है, और भैया कौन सी है, बीटा हो गई, अल्फा हो गई, और कौन सी हो गई, डेल्टा सेल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं तीनों ही, ये तीनों पाई जाती हैं अग्नाशय में, ठीक है। और इस अग्नाशय में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, डेल्टा सेल्स की, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर हम बात करें इन दोनों के मुकाबले 60 से 70% डेल्टा सेल्स जो हैं अग्नाशय में पाई जाती हैं। और यहीं से क्वेश्चन हो रहता है कि लैंगरहैंस दीपिकाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो भैया इसका सही जवाब होगा अग्नाशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। लैंगरहैंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं भैया, अग्नाशय में। तो आज के हमारे क्वेश्चन ये पूरे हो गए हैं, 20 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।